Hello everyone. Okay. Welcome once again. तो आज हम लोग देखेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है द सेकंड लेक्चर ऑफ रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स. ओके. लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, लाइफ स्पैन क्या होती है. ओके. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन. देन हमने रिप्रोडक्शन के टाइप्स देखे, जिसमें कि हमने असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था. बट लास्ट लेक्चर में हमने सिर्फ ये देखा कि असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है और किस तरीके से असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में. ये चीजें हम लोग हमने डिस्कस की है लास्ट लेक्चर में. आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में कैसा होता है. ओके. और कैसे कुछ इवेंट्स होते हैं प्लांट्स में रिप्रोडक्शन में. ओके. जैसे कि कुछ होते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, कुछ होते हैं फर्टिलाइजेशन, और देयर आर सम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. तो आज बेसिकली हम लोग देखेंगे कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है. ओके. सो now we can start with our today's topic, that is sexual reproduction and the structure of male gametophyte. Okay, so basically in this type of reproduction, that is in sexual reproduction, two parents are involved. Okay, so कितने parents involved होंगे? यहाँ पे दो parents involved होंगे. अगर दो parent involved हो रहे हैं reproduction में, that is called as biparental. Okay, by यानी two, यहाँ पे दो parents क्या होंगे? Involved होंगे for the reproduction process. Okay, so एक मेल इंडिविजुअल होगा, एक फीमेल इंडिविजुअल होगा. ओके. सो देन द गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. ओके. यहाँ पे क्या हो रहा है? गैमेट्स फॉर्म हो रहे. ओके. सेक्स सेल्स आर फॉर्म, गैमेट्स फॉर्म हो रहे. एज यू नो, हमें पता है कि गैमेट्स कैसे होते हैं. गैमेट्स आर हैप्लॉइड इन कंडीशन, दैट मींस दे आर इन एन कंडीशन. वो कैसे रहेंगे? एन कंडीशन में रहेंगे. ठीक है. लास्ट टाइम अगर इसका डिफरेंस हमने लास्ट टाइम देखा था, तो लास्ट टाइम कैसे हमने पढ़ा था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली कैसा होगा? यूनिपैरेंटल होगा, सिर्फ एक ही पैरेंट उसमें इन्वॉल्व होगा और देयर इज अ नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट. गैमेट वहां पे गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा. ओके. अब यहाँ पे गैमेट्स फॉर्म हो रहे. सो the fusion of two compatible gametes or sex cells occurs. So अगर गैमेट बन रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे? फ्यूज भी हो जाएंगे. That fusion of gametes also takes place in sexual mode of reproduction, and the fusion of two gametes, that is male and female gamete, that process is called as fertilization. उसे हम क्या बोलेंगे? fertilization. ओके. ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, फर्टिलाइजेशन. सो याद रखना है ये वर्ड हमें कि fertilization means what? The fertilization means the fusion of gametes. The male gamete fuse with female gamete and form a zygote. Okay, so उस प्रोसेस को हम बोलेंगे fertilization. The produced offspring are not identical. See, sexual mode of reproduction में जब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, वो ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल नहीं रहेंगे. दे आर वेरिएंट्स. ओके. उनमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस होगा. इसलिए हम बोलते हैं कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन ऑफ द स्पीसीज. स्पीसीज का इवोल्यूशन हो सकता है अगर वेरिएशंस आए तो, और वेरिएशंस किस चीज से आ रहे हैं? तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में. असेक्सुअल में वेरिएशंस नहीं आएंगे. असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी फॉर्म होते हैं वो कैसे होते हैं?
those are identical with each other, उसे हमने बोला था कि those are clone of each other. तो क्या होते हैं? क्लोन्स होते हैं एक दूसरे के, जो कि मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर रहेंगे. ओके, अब हम प्लांट्स के बारे में अगर बात करें तो द फ्लावर इज स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट. प्लांट में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है? द फ्लावर. ओके, so the flower is specialized reproductive structure of plant in which sexual reproduction takes place, जिसमें कि sexual reproduction होगा. Okay, flower produce gamete and ensures the fertilization process. Flowers ही क्या करेंगे? Gamete produce करेंगे and they ensures the process of fertilization. Okay, वहीं पे fertilization की process होगी. The typical flower consist of 4 different whorls. Okay, अगर हम typical flower का example ले ले या हम बोलेंगे कि एक complete flower. Okay, so complete flower में कितने whorls होंगे? 4. 4 whorls होंगे उसमें बेटा. So those are calyx, corolla, androecium and gynoecium. These are the 4 whorls. अगर हम इसको categorize करें तो हम categorize कर सकते हैं उसको the accessory whorls and the essential whorls. Accessory whorls मतलब क्या? जो कि essential whorls को protect कर रहे हैं. Okay, assess कर रहे हैं for the fertilization. Okay, so उसमें आते हैं calyx and corolla. अपने lower classes में भी पढ़ा होगा calyx and corolla. So देखो यहाँ पे ये जो green colors के दिख रहे, those are the calyx, और ये जो दिख रहे हैं आपको pink color में flower के, तो वो है corolla. Okay, the individual member, अगर हम individual member की बात करें calyx के, okay, the individual member of calyx is called as sepal. उसे हम क्या बोलेंगे? sepal. And the individual member of corolla, corolla के अगर individual member की हम बात करें तो उन्हें हम बोलते हैं petals. उन्हें हम क्या बोलते हैं? petals. Okay, so ये 2 हो गए आपके accessory whorls. फिर essential whorls means what? Essential whorls means the reproductive whorls. Okay, basically वो reproduction में involve होंगे. Okay, जो कि मेल गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, ऐसे जो होंगे वर्ल्स उसे हम बोलते हैं इसेंशियल वर्ल्स, या आप उसे रिप्रोडक्टिव वर्ल्स भी बोल सकते हैं. वो कौन से है? एंड्रोशियम और गाइनोशियम. ओके, अभी ये एंड्रोशियम जो होगा वो होगा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर और गाइनोशियम होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. यहां तक क्लियर है बेटा? सो एंड्रोशियम, अगर हम एंड्रोशियम की बात करें और एंड्रोशियम के इंडिविजुअल मेंबर के बारे में हम लोग बात करें तो द इंडिविजुअल मेंबर ऑफ एंड्रोशियम इज कॉल्ड एज स्टेमन. उसे हम क्या बोलेंगे? स्टेमेंस. ओके, और गाइनोशियम के अगर हम इंडिविजुअल मेंबर के बारे में बात करेंगे तो उसे हम बोलेंगे कार्पेल. उसे हम क्या बोलेंगे? कार्पेल. सो कार्पेल इज अ इंडिविजुअल मेंबर ऑफ गाइनोशियम. ओके, या उसे हम और एक नाम से जान सकते हैं, दैट इज पिस्टिल. उसे हम पिस्टिल भी बोल सकते हैं. ओके, सो ये हो गया कि फ्लावर, ये कंप्लीट फ्लावर है बेटा. ओके, ये कंप्लीट फ्लावर है. ओके, कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर, जिनमें कि क्या हो सकता है? या तो एंड्रोशियम नहीं हो सकता, एब्सेंट हो सकता है, या तो फिर गाइनोशियम एब्सेंट हो सकता है, तो उसे हम इनकम्प्लीट फ्लावर बोलेंगे. उसे हम क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट. ओके, सो अब हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेट, गैमेटोफाइट. ओके, कि मेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है, या
मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्स क्या होते हैं. ओके Okay, the male reproductive world of flower is called as androecium. Okay, जो मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड होगा फ्लावर का उसे हम क्या बोल रहे हैं? एंड्रोशियम. और द इंडिविजुअल मेंबर ऑफ एंड्रोशियम इज कॉल्ड एज स्टेमन. इंडिविजुअल मेंबर जो रहेगा एंड्रोशियम का उसे हम स्टेमन कहेंगे. ओके अगर हम स्टेमन की बात करें तो द स्टेमन कंसिस्ट ऑफ एंथर, फिलामेंट एंड कनेक्टिव. अगर हम सिर्फ एक स्टेमन की बात करें तो अगर आपने ये देखा होगा कि जैसे कि ये स्ट्रक्चर है, ओके इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर रहेगा आपके स्टेमन का, जिसमें कि ये पार्ट कहलाएगा एंथर और ये पार्ट कहलाएगा स्टेमन. ओके सो अगर स्टेमन की बात करें तो स्टेमन में क्या है? फिलामेंट. फिलामेंट क्या है? इट इज अ लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक. ये जो आपको दिख रही है, दिस इज द लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक. और दूसरा क्या है? एंथर. ये जो दिख रहा है आपको, ये है एंथर. ओके सो एंथर क्या है? इट इज अ फर्टाइल पार्ट. इट इज अ फर्टाइल पार्ट विच प्रोड्यूस द पोलेंस. जो क्या करेंगे? पोलेंस प्रोड्यूस करेंगे. तो क्या करेंगे? पोलेंस प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है बच्चों. अब हम देखते हैं कि एंथर का स्ट्रक्चर होता कैसे है. जो अभी हमने देख लिया कि बाबा एंथर है, वही एंथर क्या कर रहा है? पोलन प्रोड्यूस कर रहा है. उसी में तो मेल गैमेट होंगे, तो ये एंथर होता कैसे है? द एंथर इज बाइलोब स्ट्रक्चर. ओके कैसा रहेगा? इट इज अ बाइलोब स्ट्रक्चर. यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये हो गया एक लोब और ये हो गया दूसरा लोब. ओके सो इट इज अ बाइलोब. या आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये एक लोब हो गया, ये एक लोब हो गया. इट इज अ बाइलोब स्ट्रक्चर. Two lobes are separated by connective. Okay, these are the connective. यहाँ पे connective है ये. Okay, ये दो lobes कैसे separate हुए हैं? With the help of connective. Connective के वजह से वो separate हो गए. इस connective में होता क्या है? It contains a vascular bundle. इसमें होके क्या? Vascular bundle. Vascular bundle means क्या बोल रहे हैं हम? यहाँ पे क्या होगा? इसमें होंगे xylem and phloem. Xylem and phloem vascular bundle में आते हैं. So the each anther lobe has two theca. हमने बोला कि anther bilobed है, दो lobes है, and each lobe has two theca. कितने theca है? Two theca. यहाँ पे देख लीजिए, ये क्लियर कर देते हैं. ये एक और ये एक. So ये क्या है? Theca. Okay, each anther has a two theca, sac-like structure. Each theca contain one microsporangia. हर एक थिका में क्या है? एक माइक्रोस्पोरेंजिया है. यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक, ये एक, ये एक और ये एक. So each थिका contain one microsporangia. So total थिका कितने बने? 4. तो टोटल माइक्रोस्पोरेंजिया भी कितने रहेंगे? 4. ओके सो इसलिए हम एंथर को क्या बोलते हैं? टेट्रास्पोरेंजिएट. उसे हम क्या बोलेंगे? टेट्रास्पोरेंजिएट. टेट्रा मीन्स 4. टेट्रा का मीनिंग क्या रहेगा? 4. सो 4 स्पोरेंजिया रहेंगे उनमें. माइक्रोस्पोरेंजिया कितने रहेंगे? 4. So anther is a tetrasporangiate. Okay,
हम अगर टीएस ले ले एंथर का, ओके, कि एंथर का हम ट्रांसवर्स सेक्शन कट कर देते हैं तो हमें क्या दिखेगा? ओके, सो द archaeosporial cell divides into an inner sporangious cells and outer parietal cells. ओके, देखो बच्चों होता क्या है, जब डेवलपमेंट हो रही होती है एंथर की, तब देखो कुछ ऐसे बाहर का एक लेयर रहेगा, आउटसाइड का लेयर रहेगा सेल का, ओके, जिसे हम बोलते हैं इपिडर्मिस, जिसे हम क्या बोलेंगे? इपिडर्मिस, ओके। और उसके नीचे और एक सेल होता है, ओके, और एक लेयर होगा सेल का। सो उस लेयर को हम बोलते हैं हाइपोडर्मल, उसे हम क्या बोलते हैं? हाइपोडर्मल, ओके। इपिडर्मिस के नीचे रहेगा हाइपोडर्मल, और इस हाइपोडर्मल सेल जो है, इसमें से कुछ सेल्स डिफरेंशिएट होंगे और फॉर्म करेंगे आर्कियोस्पोरियल सेल। क्या फॉर्म करेंगे? आर्कियोस्पोरियल सेल, ओके। फिर ये आर्कियोस्पोरियल सेल्स डिवाइड हो जाएंगे, फिर से ये आर्कियोस्पोरियल सेल क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे माइटोटिकली, ओके, एंड दे फॉर्म अ इनर स्पोरोजिनियस सेल्स। अंदर के साइड में दो तरह के ये सेल बनाएंगे, एक तो पैराइटल सेल बनाएंगे जो आउटर साइड में रहेंगे, और दूसरे सेल बनाएंगे जो इनर साइड में रहेंगे, उसे हम बोलेंगे स्पोरोजीनियस सेल, ओके। ये जो स्पोरोजीनियस सेल्स है, दिस सेल्स फॉर्म स्पोरोजीनियस टिश्यू, ओके। ये सेल क्या बनाएंगे? स्पोरोजीनियस टिश्यूज, एंड दिस सेल्स आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग माइक्रोस्पोर टेट्राड, ओके। क्या फॉर्म करेंगे ये? माइक्रोस्पोर टेट्राड, या सिंपली ये कह सकते हैं कि ये सेल क्या कर सकते हैं? माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना है कि स्पोरोजीनियस सेल जो होंगे वही क्या बनाएंगे? माइक्रोस्पोर। और वो कहाँ पे है? वो इनर साइड पे है। वो कहाँ पे रहेंगे? इनर साइड में रहेंगे। और जो पैराइटल सेल है, वो पैराइटल सेल फिर से डिवाइड होंगे एंड दे फॉर्म अ एंथर वॉल लेयर। जो एंथर के वॉल रहेंगे उसके लेयर्स फॉर्म करेंगे पैराइटल से, वो फिर से डिवाइड होंगे। और ऐसे कितने लेयर्स बनाएंगे वो? दे फॉर्म्स अ 4 लेयर, 4 लेयर बनाएंगे अलग अलग तरीके से। सो ये देखो, पहला लेयर जो होगा वो इपिडर्मिस। पहला लेयर कौन सा होगा? इपिडर्मिस। इट इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर। क्या है ये? इट इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर। सबसे बाहर का लेयर रहेगा एंथर वॉल का, और प्रोटेक्टिव रहेगा, वो प्रोटेक्टिव इन नेचर रहेगा, जो कि इट इज अ मेड अप ऑफ ट्यूबुलर सेल्स। सेल्स कैसे रहेंगे उनके? ट्यूबुलर तरीके से रहेंगे, ओके। उसके बाद इपिडर्मिस के अंदर, और आप लोग बोल सकते हैं इपिडर्मिस के नीचे दूसरा लेयर रहेगा, उसे हम बोलेंगे एंडोथेशियम लेयर। उसको हम क्या बोलेंगे? एंडोथेशियम। वो क्या है? इट इज द सब एपिडर्मल लेयर। एपिडर्मिस रहेगा, उसके नीचे का जो लेयर रहेगा वो एंडोथेशियम रहेगा, and it is made up of a radially elongated cell with fibrous thickening, okay। radially elongated cells रहेंगे एंडोथेशियम में, okay, with a fibrous thickening, okay, thickening रहेगी उनमें fibrous टाइप की। देन उसके बाद a middle layer, उसके बाद क्या रहेगा? middle layer and a made up of thin wall cell। इनमें बहुत ही थीन वॉल सेल रहेंगे मिडल लेयर में, और ऐसे 1 to 2 लेयर्स फॉर्म होंगे मिडल लेयर, 1 to 2 लेयर्स, which may be disintegrate in mature anther। डिजेनरेट हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे जब एंथर मैच्योर हो जाएगा। जब एंथर इमैच्योर कंडीशन में है तो आपको वो मिडल लेयर दिखेगा। जब एंथर मैच्योर कंडीशन में जाएगा तब वे क्या हो जाएंगे? डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, ओके। और उसके बाद मिडल लेयर के अंदर जो लेयर रहेगा उसे हम बोलेंगे टैपेटम। उसे क्या बोल रहे हैं हम? टैपेटम। टैपेटम क्या है? इट इज द इनर मोस्ट न्यूट्रिटिव लेयर। क्या है? न्यूट्रिटिव लेयर, इनर मोस्ट लेयर है, न्यूट्रिटिव लेयर है ऑफ एंथर वॉल, ओके। इट्स प्रोवाइड्स द नरिशमेंट,
प्रोवाइड्स द नरिशमेंट, न्यूट्रिटिव लेयर है, ओके और इनर मोस्ट है। और उसके जस्ट अंदर का सबसे इनर पार्ट रहेगा इन इट टैपेटम, बेसिकली उसके अंदर जो रहेगा वो रहेगा स्पोरोजिनियस टिश्यू। उसके अंदर क्या रहेंगे? स्पोरोजिनियस टिश्यू। मींस दिस टैपेटम इमीडिएटली इनक्लोजेस द स्पोरोजिनियस टिश्यू। अगर हम लोग ऐसे देख ले कि सबसे बाहर रहेगा एपिडर्मिस, उसके अंदर रहेगा एंडोथेशियम, उसके अंदर रहेगा मिडल लेयर, उसके अंदर की तरफ रहेगा टैपेटम, और इस टैपेटम के अंदर रहेंगे स्पोरोजिनियस टिश्यू। स्पोरोजिनियस टिश्यू। यहां तक बच्चों क्लियर है? आगे चलते हैं। ओके, जो अभी हमने देखा वही एक बार डायग्राम में देख लेते हैं हम। ये देखिए, ये जो बाहर का लेयर आपको दिख रहा है पूरा का पूरा, इसे हम क्या बोल रहे हैं? एपिडर्मिस। उसके अंदर की तरफ जो लेयर है, दिस इज द सेकेंड लेयर, उसे हम बोल रहे हैं एंडोथीशियम लेयर। एंडोथीशियम के बाद कौन सा है? मिडल लेयर। कितना है? या 1 and 2, या तो एक लेयर हो सकती है या 2 लेयर्स हो सकती है मिडल्स में, मिडल लेयर्स के। और उसके बाद क्या है? ओके, उसके बाद अंदर वाला ये रहा टैपेटम, ये रहा टैपेटम। और ये टैपेटम के अंदर जो कुछ भी सेल्स है, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ये है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। कंफ्यूज मत हो जाना, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो बनेंगे ही स्पोरोजिनियस सेल से। सो यहाँ पे ये मत कहना कि सर आपने स्पोरोजिनियस सेल्स बोला था, अब यहाँ पे दिख नहीं रहे। ओके, स्पोरोजिनियस सेल से ही एमएमसी बनेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ओके, वो हम देखेंगे माइक्रोस्पोरोजिनेसिस में। तो ये सब क्लियर है अभी? देखिए, अब देखते हैं हम माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस, कैसे माइक्रोस्पोर फॉर्म होते हैं। ये देखो, जो आर्कियोस्पोरियल सेल थे, this archaeosporial cell undergoes a mitosis process and form the sporogenous tissue. उन्होंने क्या फॉर्म किए? स्पोरोजिनियस टिश्यू। These sporogenous tissues again undergo mitosis process. स्पोरोजिनियस टिश्यूज भी क्या करेंगे? माइटोसिस ही करेंगे एंड फॉर्म करेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसे हम एमएमसी कहेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल। या फिर हम उसे पीएमसी भी बोल सकते हैं, पोलन मदर सेल, जिसे हम बोलेंगे पोलन मदर सेल। ओके, अब देखो, ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो सेल्स करेंगे मियोसिस, एमएमसी सेल्स करेंगे मियोसिस, और क्या फॉर्म करेंगे? टेट्राड। टेट्राड का मीनिंग मैंने क्या बोला? टेट्राड मतलब क्या होता है? 4 सेल। टेट्राड का मीनिंग क्या होता है? 4 सेल। ओके, हमें ये पता है कि मियोसिस होने के बाद कितने डॉटर सेल्स बनते हैं? 4। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस कितने सेल बनेंगे? 4। ओके, सो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? मियोसिस बन रहा है, मियोसिस हो रहा है और बन रहे हैं आपके 4 सेल्स। ओके, और जो टेट्राड फॉर्म हो गया उसमें क्या हो जाएगा? राउंडिंग ऑफ, उसमें राउंडिंग ऑफ होगा एंड इंडिविजुअल पोलन ग्रेन्स फॉर्म। क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल पोलन ग्रेन्स फॉर्म। टेट्राड का राउंडिंग ऑफ होने के बाद उसमें इंडिविजुअल पोलन ग्रेन्स फॉर्म हो जाएंगे। ओके, सो अभी यहाँ पे मैं बहुत अच्छे तरीके से एक बात बताता हूं जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ सकती है आपके। देखिए, आर्कियोस्पोरियल सेल्स कैसे रहेंगे? डिप्लॉइड रहेंगे या हैप्लॉइड रहेंगे? ओके, सो वो रहेंगे डिप्लॉइड 2n कंडीशन में, ये रहेंगे 2n कंडीशन में। इनमें माइटोसिस हो रहा है, इनमें क्या हो रहा है? माइटोसिस हो रहा है। तो स्पोरोजिनियस टिश्यूज कैसे रहेंगे? ये भी 2n डिप्लॉइड ही रहेंगे, ये भी डिप्लॉइड ही रहेंगे। माइटोसिस होने के बाद सेल्स डिप्लॉइड ही रहते हैं एज इट इज। इक्वेशनल सेल डिवीजन बोलते हैं हम।
अब देखो स्पोरेजिनियस टिश्यूज फिर से माइटोसिस ही कर रहे हैं, तो एमएमसी भी कैसे रहेंगे? MMCs आर ऑल्सो 2n कंडीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कैसे होते हैं, वो हैप्लॉइड होते हैं या डिप्लॉइड होते हैं? वो डिप्लॉइड होते हैं, 2n कंडीशंस रहेगी उनमें, और ये MMC मियोसिस करेंगे और टेट्राड फॉर्म करेंगे, और वो हर एक टेट्राड में से जो सेल रहेगी वो कैसे रहेगी? n कंडीशन में, हैप्लॉइड। हमें ये पता है कि मियोसिस क्या है? रिडक्शनल सेल डिवीजन। यहाँ पे सेल बायोलॉजी नहीं है, सेल डिवीजन नहीं है हम पढ़ रहे, पर याद रखना है आपको, मियोसिस होने के बाद कैसे सेल्स बनते हैं? हैप्लॉइड। कैसे बनेंगे? हैप्लॉइड तरीके के। ओके, सो बच्चों ये बात याद रखनी है कि एमएमसी जो है वो 2n कंडीशंस में रहेंगे, और जब माइक्रोस्पोर फॉर्म हो जाएगा वो माइक्रोस्पोर कैसे रहेंगे? n कंडीशंस के रहेंगे, हैप्लॉइड रहेंगे। ओके, क्लियर है यहां तक बच्चों? फिर देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर, कि माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर होता कैसे है। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। एज वी नो द टिपिकल पोलन ग्रेन्स, जो पोलन ग्रेन्स अभी फॉर्म हुआ है, टिपिकल पोलन ग्रेन्स इज अ नॉन मोटाइल हैप्लॉइड यूनिसेलुलर बॉडी विद अ सिंगल न्यूक्लियस। जो अभी अभी बना हुआ है पोलन ग्रेन्स, जो माइक्रोस्पोर राउंडिंग ऑफ होने के बाद बना हुआ है, वो कैसा है? नॉन मोटाइल है, इट इज अ नॉन मोटाइल, और हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड क्यों है? क्योंकि अभी उसमें मियोसिस से जो बना है, तो वो हैप्लॉइड है। यूनिसेल्युलर है, ओके, यूनिसेल्युलर है, एंड उसमें क्या है? सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ओके, which is surrounded by two layer wall called as sporoderm. ओके, उसमें क्या है? इट इज सराउंडेड बाय अ 2 लेयर। उनकी जो वॉल है, कितने लेयर है उस वॉल में? 2, और उससे हम क्या बोलते हैं? स्पोरोडम। जो वॉल रहेगी उसे हम बोलेंगे स्पोरोडम, माइक्रोस्पोर की वॉल, स्पोरोडम कहेंगे उसे हम। ओके, और कितने लेयर है? 2। जो आउटर लेयर रहेगा, बाहर का लेयर रहेगा, उसे हम बोलेंगे एक्साइन। उसे हम क्या बोलेंगे? एक्साइन, विच इज थिक। एक्साइन कैसा रहेगा? थिक and made up of complex non-biodegradable substance called as sporopollenin. ओके, ठीक है, और किससे बना हुआ है? तो स्पोरोपोलेनिन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? स्पोरोपोलेनिन से बना हुआ है। ओके, इट मे बी स्मूथ और स्कल्पचर्ड। ओके, या तो वो स्मूथ हो सकता है या स्कल्पचर्ड हो सकता है, स्कल्पचर्ड पैटर्न में हो सकता है, और ये हर एक स्पीसीज में अलग अलग तरीके का हो सकता है। सो इसलिए हम बोलते हैं कि इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज टू स्पीसीज जो उनका पैटर्न रहेगा वो वैरी करेगा। ओके, एट सम प्लेसेस, ओके, एट सम प्लेसेस एक्साइन इज वेरी थिन। किस किस जगह पे वो बहुत ही थिन रहेगा। ओके, एंड शोइंग अ थिन एरियाज। ओके, वहां पे कुछ एरियाज रहेंगे, पोर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको अपेयर होगा, उसे हम बोलते हैं जर्म पोर्स। उसे हम क्या बोलेंगे? जर्म स्पोर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ओके, कि जर्म स्पोर प्रेजेंट होने ही चाहिए। ओके, इसलिए एक्साइन जो है वहां, वो जो है वो किस कहीं कहीं जगह पे क्या है? थीन है। ओके, और वो जहां पे थीन है उस जगह को हम बोलेंगे जर्म पोर्स। किस लिए ये जर्म स्पोर होते हैं? क्यों वो जगह थीन होती है? तो विच इज यूजफुल टू ग्रोथ ऑफ एमर्जिंग पोलन ट्यूब्स ड्यूरिंग द जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन्स। जब पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट होने वाले स्टिग्मा के ऊपर जब वो लैंड करेंगे, तब वहां पे वो जर्मिनेट हो जाएंगे, और जर्मिनेट होने के बाद उसमें से क्या निकलेंगे? पोलन ट्यूब्स निकलेंगे, और वो पोलन ट्यूब्स फॉर्म कहां से होंगे? तो ये जर्म पोर्स से फॉर्म होंगे। ओके, वहां से वो इमर्ज करेंगे पोलन ट्यूब। देन द इनर वॉल, अब एक्साइन हो गया, एक्साइन के अंदर और एक वॉल है, उस वॉल को हम बोलेंगे
इंटाइन एंड दिस इज कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। उसमें क्या है, सेल्यूलोज और पेक्टिन प्रेजेंट इंटाइन में। क्या है ये सेल्यूलोज और पेक्टिन? ओके, सेल्यूलोज और पेक्टिन आपने लास्ट ईयर में भी पढ़ा है, ओके, बायोमोलिक्यूल्स में। इसके एग्जांपल्स आपने पढ़े होंगे। दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स या पॉलीसैकेराइड्स आप बोल सकते हैं, सेल्यूलोज, पेक्टिन। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एक चीज इधर ही आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये जो अभी यंग पोलन ग्रेन्स है, ये पोलन ग्रेन्स क्या हो जाएगा, फॉर्म हुआ है अभी अभी। तो ये फॉर्म होने के बाद इमीडिएटली क्या करेगा, माइटोसिस करेगा। इमीडिएटली क्या करेगा, माइटोसिस करेगा। बट माइटोसिस वो सिर्फ न्यूक्लियस की डिवीजन ही करेगा। माइटोसिस में क्या करेगा, वो सिर्फ न्यूक्लियस की डिवीजन ही करेगा, सेल की नहीं, ओके, या साइटोप्लाज्म की नहीं। ओनली कार्योकाइनेसिस हो रहा है, ओनली न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। सो एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बनेंगे, 2 न्यूक्लियस बनेंगे। ओके, जो न्यूक्लियस पहला वाला था उसे हम बोलेंगे ट्यूब न्यूक्लियस, और जो बना वो बन गया जनरेटिव न्यूक्लियस। मतलब एक सेल है, एक सेल में 2 न्यूक्लियस है। ओके, एक को कहेंगे आप ट्यूब न्यूक्लियस और एक को कहेंगे आप जनरेटिव न्यूक्लियस। इसका बहुत इंपॉर्टेंट है आगे जाके। सो कि कैसे डेवलप हो रहा है मेल गैमेटोफाइट। ओके, सी द पोलन ग्रेन्स undergoes first mitotic division to produce a bigger naked vegetative cell. ओके, सो पोलन ग्रेन जो है वो माइटोटिस या माइटोटिक डिवीजन करेंगे फर्स्ट, और क्या फॉर्म करेंगे, एक बिगर नेकेड सेल्स जिसे हम बोल रहे हैं वेजिटेटिव सेल। ओके, एंड अ स्मॉल थीन वॉल्ड जनरेटिव सेल। ओके, जनरेटिव न्यूक्लियस हमने बोला था, जनरेटिव सेल स्मॉल थीन रहेगी। The vegetative cell is rich in food and having the irregular shaped nucleus. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये पोलन ग्रेन से माइटोसिस हो गया, ये क्या हो गया, वेजिटेटिव पार्ट, और ये हो गया जनरेटिव सेल, जनरेटिव न्यूक्लियस। ओके, ये बात क्लियर है आपको? देन ये जो वेजिटेटिव सेल रहेगी उसमें बहुत सारा साइटोप्लाज्म रहेगा। ओके, सो इट इज रिच इन फूड and having a irregular shape nucleus. Nucleus का shape कैसा है, irregular type का है। The generative cell floats in the cytoplasm of vegetative cell. जो generative cell रहेगी वो क्या करेगी, they are float in the cytoplasm of vegetative cell. Vegetative cell के cytoplasm में वो क्या कर रही है, float कर रही है। Okay? The second mitotic division concerned with the generative cell. अब second mitotic division होगी, but it is concerned with only a generative cell. Okay? किससे कंसर्न हो रही है, सिर्फ जनरेटिव सेल। मतलब सिर्फ जनरेटिव सेल ही सेकंड माइटोटिक डिवीजन करेगी, एंड इट गिव्स राइज टू नॉन मोटाइल मेल गैमेट। और प्रोड्यूस होने के बाद वो क्या फॉर्म करेंगे, 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट। मतलब जो आपका जनरेटिव न्यूक्लियस था, जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस था, उसमें क्या हो गया, माइटोसिस हो गया, न्यूक्लियर डिवीजन हो गई, और उससे बन गए 2 न्यूक्लियस। ओके, और उससे हम क्या बोल रहे हैं, देयर आर 2 मेल गैमेट्स। सो 2 मेल गैमेट्स फॉर्म हुए, किससे, जनरेटिव सेल से। किससे, जनरेटिव सेल से। एंड द division of generative cell takes place either in pollen grains or in pollen tube. या तो वो पहले भी हो सकता है पोलन में, जैसे हमने वेजिटेटिव सेल में बोला वहीं पे हो सकता है, या तो ये जो प्रोसेस है जनरेटिव सेल की डिवीजन है वो पोलन ट्यूब में भी हो सकती है। जब पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट होंगे तभी भी हो सकती है, देखो। बट मोस्ट प्रोबेबली, ओके, ज्यादातर ये कब होगी, पोलन ग्रेन्स में, पोलन ट्यूब्स में नहीं होंगी, बट हो सकती है।
पोलन ट्यूब्स में भी हो सकती है, बट हमें यहाँ पे याद रखना है कि वो मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा से ज्यादा वो जनरेटिव सेल की जो डिवीजन है वो पोलन ग्रेन्स में ही होगी। ओके, सो ये हो गया कि डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट, कि कैसे मेल गैमेट डेवलप होते हैं। कितने मेल गैमेट्स फॉर्म हो गए बेटा? यहाँ पे 2 मेल गैमेट्स फॉर्म हो गए, और ये दोनों के दोनों यूज होने वाले हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। दोनों यूज होंगे, कैसे यूज होंगे वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइम। तो अभी हमने पहला माइक्रोस्पोरेजिनेसिस आज तक देख लिया कि कैसे माइक्रोस्पोर फॉर्म होते हैं, कैसे मेल गैमेट फॉर्म होते हैं, ये हमने देख लिया। ओके, सो थैंक यू। आज का इस लेक्चर यही तक था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि फीमेल गैमेटोफाइट कैसे फॉर्म होता है, जिसे हम मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। कैसे होगा, कैसे मेगा स्पोर फॉर्म होगा, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, भूलना मत लाइक करने, शेयर करने एंड सब्सक्राइब करने हमारा चैनल बायोगिक। थैंक यू वंस अगेन।